नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज के स्पेशल शो जनता की पुकार विद महेंद्र यादव में आपका स्वागत है। साथियों, उस समय टीवी चैनलों की जो हालत है वो हमसे और आपसे किसी भी तरह से छिपी नहीं है, और टीवी की ये गिरावट कोई एकाएक नहीं आई है। तकरीबन जब से टीवी चैनल और ये टीवी मीडिया का दौर शुरू हुआ है, तभी से इन टीवी के चैनलों ने खबर दिखाने के नाम पर जनता के साथ में हमेशा साजिश की है। एक खास तरह के एजेंडे को चलाया है, खास तरह के एक बड़े तबके के लोगों को इस पर अपनी बात रखने से रोका है। और इस समय जो हो रहा है, अब टीवी चैनलों के बीच में आपने देखा होगा आपस में झगड़ा शुरू हो गया है। एक दूसरे के पत्रकारों को, रिपोर्टरों के बीच में मारपीट हो रही है। ये जमीनी स्तर पर है। और बाकी जो टीआरपी का जो बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें ये चैनल अपने आप को सबसे तेज होने का, नंबर 1 होने का दावा करते थे, इसकी पूरी पोल ये खुद ही अपने मुंह से खोल रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात इसमें यह है कि इस समय बिहार के चुनाव हो रहे हैं। मुद्दा जहां बिहार के जो जनता से जुड़े सरोकार हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो सरकार है उनसे सवाल करने चाहिए थे, जो विपक्ष है उनसे पूछना चाहिए था कि आप क्या विकल्प देने जा रहे हैं। इसके अलावा और जो घटनाएं हो रही हैं, राजस्थान में हो रही है, हाथरस में जो कांड हुए, इन सबके ऊपर जो जरूरी चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बजाय अब ये चर्चा टीवी चैनल वाले खुद अपने ऊपर ही कर रहे हैं। यानी जो खबर बनाना जिनका काम था वो खुद खबर बन रहे हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र कुमार, जो कि इस समय विधान परिषद के उम्मीदवार भी हैं, विधान शिक्षक कोटे की सीट से शायद उम्मीदवार भी हैं। और इसके साथ ही एक और विशेष मेहमान हमारे साथ हैं सुरेंद्र रोहेला जी। सुरेंद्र रोहेला जी ओबीसी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओबीसी के तमाम मुद्दों से, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से तो लगातार जुड़े ही रहते हैं, लेकिन इनकी एक और जो विशेष खूबी है वो ये कि इन्होंने ओबीसी के व्यावसायिक उत्थान के लिए भी लगातार प्रयास किया है। और अभी इन्होंने फिक्की जो संगठन है उसकी तर्ज पर बैकवर्ड इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना की है। इसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और साथ में सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मनीषा बांगर हमारे साथ में है। पहला सवाल मैं करूंगा सुरेंद्र रोहेला जी आपसे। जी सुरेंद्र जी, ये जो टीवी चैनल में इस समय जो चल रहा है, पिछले 4-5 दिन से लगातार चल रहा है, टीआरपी की एकदम मारामारी हो रही है। हाथरस में जिस तरीके से ये बौखलाए हुए गए वहां पर, और ये भी दिखाया कि सरकार के खिलाफ में है, लेकिन सरकार के ऊपर कभी कोई सवाल भी नहीं उठाया उन्होंने। और अब बाद में जो अभी आज तक और रिपब्लिक के बीच में जिस तरीके से झगड़ा हो रहा है और जो टीआरपी का घोटाला सामने आ रहा है, यानी फर्जी तरीके से जो बता रहे हैं कि हम नंबर 1 है, जबकि असलियत कुछ और है। रिश्वत देके ये लोग अपने आप को नंबर 1 और सर्वोच्च दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे नजरिए को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए यादव साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कुछ अब देश में हो रहा है ये एक अच्छे की तरफ कदम है, बहुत बढ़िया हो रहा है। क्योंकि इस मीडिया ने इस देश में एक ऐसा गदर मचा रखा था कि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों ने न्यूज चैनल को देखना ही छोड़ दिया था। इन लोगों ने एक सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई या आत्महत्या हुई, उसको देश में इतना उछाला, दिन रात 24 घंटे लोगों ने टीवी को देखना बंद कर दिया कि इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान में इतने मुद्दे हैं, देश में बेरोजगारी भयंकर रूप धारण कर चुकी है, सारे सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, जितने हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, किसान हैं, सारे सड़कों पर उतरे हुए हैं, हमारे कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, सब जगह आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन इस मीडिया को सिर्फ इस तरह के मुद्दे, चटपटे मुद्दे और चिल्ला कर कूद कर दिखाना, ये इनको बड़ा अच्छा लगता था। और ये जो सो कॉल्ड अंधभक्त हैं, ये इनके समर्थन में आगे आते हैं। तो मैंने आज से करीब 10-15 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी
कि अब ये न्यूज चैनल एक दूसरे को दलाल न्यूज चैनल बोलने लगे हैं, और ये देश के लिए एक बहुत ही बढ़िया कदम है, और इन लोगों को असलियत अब सामने आने वाली है, और वो दिन दूर नहीं जब जनता इनके चैनल्स के ऊपर चढ़कर इनको जूते मारेगी और इनको सबक सिखाएगी। तो ये जो हो रहा है देश के अच्छे के लिए हो रहा है, इनका पर्दाफाश हो रहा है इनका। जी, ये अच्छी बात है कि और ये पर्दाफाश ये खुद ही अपने आप में कर रहे हैं, एक दूसरे का पर्दाफाश करने में लगे हैं, खुद ही अपनी पोल खोलने में लगे हैं। धर्मेंद्र जी, अभी रोहिल्ला साहब ने बताया कि जो भी टीवी चैनलों की इस समय जो बातें पिट रही है, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी सकारात्मक उम्मीद भी उन्होंने जताई है कि ये टीवी चैनल खुद ही अपनी भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी डाउन कर रहे हैं। आप भी टीवी चैनलों के ऊपर लगातार नजर रखते रहे हैं, बल्कि अब हम सभी रखने पर मजबूर भी हुए हैं। क्या लगता है टीवी चैनल ये इस तरह का व्यवहार, टीवी चैनल का काम ये तो नहीं होता है जो ये काम कर रहे हैं, टीवी चैनल से मीडिया से तो अपेक्षा कुछ और होती है, तो हमारे यहाँ का टीवी मीडिया इस तरह से गैर जिम्मेदार कैसे हो गया? क्या इसके पीछे कारण आपको लगते हैं? सर देखिए, एक तो मैं आपको पहले आपके टीवी चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि जो मीडिया है देश की, वो हमारा एक चौथा पिलर भी कहा जाता है। तो इसके रोल को और इसकी क्रियाकलाप को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, बीइंग ए कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जैसे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, वैसे ही आपका जो मीडिया आतंकवाद कह सकते हो इसको, आप आदमी समझ जाएगा इसे थोड़ा सा, तो मीडिया आतंकवाद चल रहा है इस समय। अब उसको समझने के लिए मैं आपको 3-4 पॉइंट बता देता हूं कि जो ये टीआरपी का खेल है, जो सारे मीडिया कुत्ते की तरह भाग रहे हैं टीआरपी के पीछे, वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ये लोग करते हैं। और वो क्राइम कैसे होता है उसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा तो दर्शकों को भी आसानी हो जाएगी और आप लोग भी इस बात को थोड़ा और गहराई से समझ लेंगे। देखिए, इसमें 2-3 लोग शामिल होते हैं। एक तो आपके प्रशासन का रोल बहुत अहम होता है, तो प्रशासन हो गया, और दूसरा जो केबल लगाने वाले लोग होते हैं, जिसको केबल का टेंडर मिलता है, केबल लगाते हैं, उसके माध्यम से हम टेलीकास्ट करते हैं, तो केबल के लोग हो गए। उसके बाद एक बार्क आपकी संस्था है, जानते होंगे आप लोग, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रेटिंग काउंसिल, वो इन सब की निगरानी करती है। उसकी ड्यूटी होती है कि टेलीविजन में क्या दिखाया गया, कैसे दिखाया गया, किसकी रेटिंग क्या है। इस रेटिंग को नापने के लिए कायदे से हर टेलीविजन के पास एक मीटर होता है, बारोमीटर के नाम से उसको कहते हैं, तो बारोमीटर होना चाहिए। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें मैंने देखा था कि पूरे देश में अभी तक मात्र 50,000 मीटर ही लगे हैं जो रेटिंग को बताते हैं। तो ये जो बार्क संस्था है, ये क्या करती है कि जो टेलीविजन के मीडिया हाउसेज हैं, अब जैसे मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आपका शो है, ठीक है, अब आपका शो जहां जहां चल रहा है, अगर वहां मीटर लगा होगा तो मीटर की रेटिंग आएगी, अगर मीटर ही नहीं लगा होगा तो मीटर की रेटिंग नहीं आएगी। जैसे आपका एनडीटीवी में प्राइम टाइम जो लोग देखते हैं उनके यहाँ हो सकता है कि मीटर ही ना लगा हो, तो उसकी रेटिंग नहीं आएगी। तो ये लोग क्या करते थे कि जो जहां जहां मीटर लगे होते थे, उनके यहाँ पे पैसे दे करके टेलीविजन को कि भाई हमारा ये चैनल है, इसको दिन भर आप ऐसे खोल के छोड़ दीजिएगा, चाहे देखिए चाहे ना देखिए। फिर सवाल यही उठता है कि जो 3-4 लोग इसके स्टेक होल्डर हैं, प्रशासन हो गया, केबल ऑपरेटर हो गए, उसके बाद बार्क हो गया, ये तीनों लोग मिलके इसको ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं। इसमें सरकार पूरी तरह से लिप्त होती है। और हम उन लोगों को क्या कहें, जैसे देश में 85% जनसंख्या ओबीसी एससी माइनॉरिटी की होती है, तो वो लोग भी अगर मीटर की संख्या बढ़ाई जाती तो शायद हो सकता फेयरनेस आता। लेकिन जब मीटर की संख्या 50,000 है पूरे देश में, तो उसको रेटिंग को बेचा जाता है, और उस रेटिंग को खरीदने का काम हमारे जो मीडिया हाउसेज है वो लोग करते हैं, और इसमें बहुत बड़ा खेल होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इतना आसानी से इसमें कुछ रिजल्ट आने वाला है। इनका तो एक एजेंडा सेट रहता है कि आगे आने वाले चुनाव में हम लोगों को किस तरह से भटका दें, कैसे हम इनको गुमराह कर दें, कैसे लोगों के बीच में खाई कर दें। तो ये सारे काम ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा टीम काम करता है। जो सरकार में लोग बैठे हैं, उनकी एक टीम है कि हम मीडिया को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे लोगों के बीच में, हम किस तरह से ऐसी चीज डाल देंगे जिससे लोग अपना डिबेट में स्टार्ट हो जाएं, बाकी चीजें भूल जाएं, क्योंकि समय तो लिमिटेड है। जैसे अब बिहार के इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप, अब बिहार के इलेक्शन में अगर 30 दिन का समय बचा हुआ है, और 30 दिन में हम ऑटोमेटिकली नया मुद्दा आया, जैसे आपने कहा कि एक टीवी चैनल वाला दूसरे टीवी चैनल को गाली देना शुरू कर दिया है। अब एक नई किस्म की चीज परोसी जा रही है, तो उसको जिसके पास भी जाएगा पहले उसको देखेगा, सोचेगा, समझेगा,
फिर उसका एक परसेप्शन बनेगा। जब तक परसेप्शन बनेगा तब तक वो बिहार का चुनाव काम हो जाएगा इनका। उसके बाद इनका जो मेन पर्पज होगा वो पर्पज तो सॉल्व हो गया बिहार का चुनाव। फिर जब अगला कोई चुनाव आएगा फिर उसमें एक नई तरह की चीजें निकाल के लाएंगे। तो आज देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, हमें सारी संस्थाओं को बचाने की चुनौती है, और इसको बचाने में कोई एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। सारी पार्टियों के लोग जो अपने विपक्ष में हैं वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें, और यहाँ तक कि जो सत्ता पक्ष में भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर सत्ता पक्ष में रहेंगे, वो भी विपक्ष में आएंगे। जैसे सीबीआई का मिसयूज कोई कर रहा है, कोई सरकार वाला कर रहा है, तो आने वाले समय में जब इस तरह का ट्रेंड चल जाएगा तो दूसरा भी करेगा। तो ये किसी के हक में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको, जैसे मैंने आतंकवाद इसीलिए बोल दिया कि मीडिया आतंकवाद है, तो जैसे आतंकवाद किसी के लिए सही नहीं है, वैसे मीडिया आतंकवाद भी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और उससे एक एक आदमी उसका नुकसान सहेगा। तो ये इस तरह का मेरा सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपके पास में हम दोबारा आएंगे। मनीषा जी, इस समय तात्कालिक संदर्भ में देखें, वैसे तो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मीडिया का एक एजेंडा रहता ही है, हमेशा से उस एजेंडे पर काम करता रहा है। इस समय जो तात्कालिक मुद्दे हैं या तात्कालिक संदर्भ में देखा जाए तो मीडिया ने जिस तरीके से ये गंद मचा के रखी है, इसमें तात्कालिक मुद्दे कौन कौन से ऐसे दब रहे हैं, तात्कालिक एजेंडा क्या लग रहा है इनका? खासतौर पर इस बात को देखते हुए मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि ये जैसे दो चैनलों के बीच में मुख्य झगड़ा जिनके बीच में हो रहा है, दोनों ही सरकार की चापलूसी में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ कर रहे थे। कोई इनकी राजनीतिक लाइन या कोई ऐसी लाइन में कोई अंतर नहीं था, लेकिन अब आपस में ही ये लड़ रहे हैं और सरकार की चापलूसी लगातार कर रहे हैं। इस समय कौन कौन से मुद्दों का ये नुकसान कर रहे हैं तात्कालिक तौर पर? तो सबसे पहले जो मुद्दे मेरे हिसाब से जो तत्कालिक इसमें दबाए जा रहे हैं, वह निसंदेह और बिना किसी इसके ये कि बिहार चुनाव उसको अब बिल्कुल हम लोग उसके बीच में हैं, और जो ओपिनियन बनना था, खासकर जो बहुसंख्यक समाज है उनका और SC/ST OBC का, यही तबके के ऊपर तो निशाना रहता है यहाँ के मीडिया का। तो उनका जो ओपिनियन अपनी पार्टियों के पक्ष में, उनके लीडरान के पक्ष में, उनको सही तरह से दिखाने के लिए जो यूज होना चाहिए वह नहीं होगा। दूसरा है महत्वपूर्ण EVM को लेकर। ये EVM का मुद्दा देखिए अभी तक नहीं आया, और सारी की सारी पार्टियां जब घालमेल होगा और जब रिजल्ट अनपेक्षित आएंगे उस वक्त शुरू करेंगी। लेकिन अभी जो पार्टियां हैं और जो लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ये ऐसे मुद्दे से ही निपट रहे हैं या इसी में से निकलना चाह रहे हैं, या अपने समाज को यहीं से अच्छी जानकारी देना चाह रहे हैं, या भ्रम दूर करना चाह रहे हैं। तो यह जो मीडिया का काम होता है, यह नहीं भरमाता ही नहीं है, लेकिन यह एक एजेंडा तो सेट करता ही है, लेकिन चर्चा भी आप लोग किसके ऊपर करेंगे ये भी वही तय करता है। और यह सबसे बड़ी ताकत है उस मीडिया की। आप चाहे पक्ष में बोले या उसके विपक्ष में बोले, लेकिन अभी हम लोग TRP के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग अभी अर्नब गोस्वामी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह वाला बात, यह बहुत बड़ा नुकसान है। तीसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो है लॉ एंड ऑर्डर और इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस, उसके इसमें लोगों का विश्वास, और हाथरस की जो घटना हुई है, इसके अलावा जो बलरामपुर की घटना हुई है, यहाँ पर तमाम चीज जो इतने घृणित तरीके से इनके आतंक मचाने की वजह से इनकी हिंसा, वर्बल हिंसा, मौखिक हिंसा जो ये लोग करते हैं, उसका ही प्रतिरूप हमको जमीनी स्तर पर दिखा है। यह जो सवर्ण समाज के सब लोग इस आरोपी अपराधी लोगों के समर्थन में खड़े होकर आए, तो इनकी पाठशाला जो है, यहाँ जहाँ से इनको सबक सीखने को मिलता है, वो यही मीडिया चैनल है, जहाँ से दिन रात 24 घंटे एक 1.5 साल से लगातार ये ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है तत्कालिक ये 3-4 चीजें हैं जो प्रक्रिया, जो राजनीतिक प्रक्रिया और वोट देने की प्रक्रिया को अंडरमाइन कर रहा है, जस्टिस को अंडरमाइन कर रहा है, और साथ ही साथ में आवाज को तो दबा ही रहा है, लेकिन उसके भी पीछे के पर्दे के पीछे का बहुत बड़ा जो षड्यंत्र है और EVM का घालमेल जो है उसको भी छुपा रहा है। जी, सुरेंद्र रोहिल्ला जी, आपने धर्मेंद्र जी के भी विचार सुने, मनीषा जी के भी विचार सुने, और मीडिया की जो भी स्थिति है वो थोड़ा और खुल के सामने आई है। आपने तो
एक अपेक्षा की जाती है आपसे और लगातार आप उन अपेक्षाओं पर खरे भी उतरते रहे हैं। ओबीसी समुदाय को व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आपका काफी योगदान हमेशा से रहा है और उसी दिशा में आप लगातार अभी भी काम कर रहे हैं। और आज के इस विषय के संदर्भ में देखें तो टीवी भी चलाना एक तरह से है तो व्यवसाय ही। इसके व्यावसायिक पहलू तो अपनी जगह पर होते ही हैं। तो जो अपना ओबीसी तबका है, एससी तबका है, एसटी तबका है, इनकी इस मीडिया में तो भागीदारी एक तरह से बिल्कुल है नहीं और ऐसे कोई आसार भी नहीं लग रहे कि इनकी भागीदारी किसी भी तरह से इनमें बढ़ेगी। अपना मीडिया एक ऐसा मीडिया हो जिसमें सभी को बराबर की भागीदारी मिले, आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले, इसकी स्थापना में हम कितने दूर हैं या इसमें कुछ लक्ष्य हमने अभी हासिल किए हैं? इस दिशा में भी कभी आपने या आपके संगठन में आपके साथियों ने कभी विचार किया है? देखिए, ये ओबीसी समाज एक ऐसा समाज है जो ना तो दलित कैटेगरी में है और ना स्वर्ण में है, लेकिन ये हमेशा से अपने आप को स्वर्ण बनाने की कोशिश करता रहता है। हमारे ओबीसी में करीब 30% ऐसे लोग हैं जो अपने आप को शर्मा लिखते हैं और अपने आप को ब्राह्मण समझने के चक्कर में रहते हैं और ब्राह्मण उनको कभी अपने साथ नहीं मिलाते। और इस तरह से करीब 20-25% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को राजपूत राजपूत बोलते हैं और राजपूत उनको कभी अपने साथ नहीं मिलाता। तो ये लोग भ्रमित हैं, लेकिन उस भ्रम से निकलना ही नहीं चाहते, इसलिए इनको ये संगठित नहीं हो पाते। कोई भी इनका संगठन कामयाब नहीं होने दिया जाता। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, तो इसमें जगह जगह पे प्रकोष्ठ थे, पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ थे। तो मैंने बीड़ा उठाया कि इसको मोर्चा बनाना चाहिए। प्रकोष्ठ में ज़्यादा कीमत इसकी वैल्यू नहीं होती है, लोगों की पूछ नहीं होती है। मैंने करीब 10-12 प्रदेशों के जो प्रतिनिधि थे उनको इकट्ठा किया दिल्ली में। वहाँ पर एक प्रस्ताव पास करके अमित शाह जी को दिया कि इसको मोर्चा बनाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पे विचार करते हैं। महीना 2 महीना ऐसे निकल गए। उसके बाद पिछली बार का बिहार चुनाव था, तो उसमें इनको ओबीसी के नाम पर काफ़ी जिल्लत झेलनी पड़ी। फिर मैं इनसे मिला कि आप ओबीसी, आप 52-54% है, अगर आप इसको काबू कर लेते हैं, इसको ठीक से संभाल लेते हैं, तो आपको शायद दूसरे समाजों का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद इन्होंने विदिन 1 वीक वो मोर्चा डिक्लेयर किया और उस वक्त वहाँ भाजपा के एक बड़े संगठन मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, इतना ही काफ़ी है बताना, वो कहते हैं कि हम ओबीसी मोर्चा इसलिए नहीं बनाना चाह रहे थे कि कहीं कल को ये मोर्चा पार्टी से भी बड़ा ना हो जाए। आप देखिए इनकी मेंटेलिटी कि पार्टी, क्योंकि ये समाज इतना बड़ा है, कल को ये इतना बड़ा हो सकता है कि ये पार्टी पे कब्जा कर ले। तो मैंने कहा कि रहेगा तो पार्टी के अंडर में ही आपकी। तो इन्होंने क्या किया कि अध्यक्ष बना के छोड़ दिया। वो अध्यक्ष महाराज मुझे एक दिन मिलते हैं, वो कहते हैं जी मुझे आज अध्यक्ष बने हुए 4 महीने हो गए और मेरी इतनी पावर नहीं है कि मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक मेंबर भी लगा सकूं। इन्होंने बना करके छोड़ दिया। तो ये मैं जो हालात बता रहा था, ये ओबीसी के हालात हैं। ओबीसी भागती है, कभी कांग्रेस की तरफ भागती है, कभी भाजपा की तरफ भागती है, हमें कुछ देंगे, हमें कुछ देंगे। ये कुछ नहीं देते, ये पार्टियां कुछ नहीं देती, इनका बेवकूफ बनाया जाता है, इनको जातियों के नाम पर बांटा हुआ है। एक फॉर एग्जाम्पल, एक नाई बिरादरी का आदमी इनसे टिकट मांगने जाता है कि मुझे टिकट चाहिए फलां हलके के अंदर, तो ये उसको कहते हैं कि यार तुम तो नाई बिरादरी से हो, तुम्हारे तो 250 वोट हैं, क्या चुनाव जीतोगे तुम। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं ओबीसी समाज से हूं और हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा हलका नहीं है जहां पे 70-80 हजार से कम वोट ओबीसी, सिर्फ ओबीसी समाज के हों, आप दलित समाज को भी साइड में रखिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम सब बिखरे हुए हैं और इस बिखराव का फायदा ये सारी पार्टियां हमारा उठा रही है। हमें जो हमारा ओबीसी का जो संपन्न तबका है, जो ओबीसी का संपन्न तबका है, जो उद्योगपति हैं,
वो भी क्या इस दिशा में कोई प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ये मीडिया इस तरह के ये समस्या खड़े हो जी जो जी उनको टक्कर बिल्कुल। दे सकें? ये समस्या उस संपन्न तबके के साथ ज्यादा है। मैं बहुत से ऐसे जांगीड़ लोगों को जानता हूं जो अपने इस्लाम के साथ शर्मा लिखते हैं। जहां शर्मा लिखा होगा आप पहचान पाएंगे कि ये पिछड़े वर्ग से है। पांचाल समाज के लोग शर्मा लिखते हैं, बैरागी समाज के लोग शर्मा लिखते हैं, ऐसी बहुत सी कास्ट है, वो लोग शर्मा लिखते हैं। तो उनकी मानसिकता है, वो मानसिक रूप से दबे हुए हैं और वो अपने आप को समाज में दिखाना चाहते हैं कि हम तो स्वर्ण वर्ग के हैं, लेकिन वो स्वर्ण उनको अपने साथ नहीं मिलाते। इस तरह से ये भटका हुआ समाज है। इनको एक फ्रंट पे आना पड़ेगा, इनको इकट्ठा होना पड़ेगा और सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तब जाके सरकार इनको इनका हक दे पाएगी। जी धर्मेंद्र जी। जी सर धर्मेंद्र आवाज आ जी, रही जी। ये तो बात एक तरह से साफ है कि ये जो तथाकथित बड़े चैनल हैं, जो जिनको हम मनुवादी चैनल बोलते हैं, ये तो समाज के सभी तबके के साथ में तो न्याय करने वाले हैं नहीं। इनका एक सीमित तबका है, उनके हित के लिए काम करते हैं, उन्हीं के लोग इनमें काम करते हैं। अब इनके विकल्प में फिर आते हैं जो बहुजन चैनल होते हैं, या जो SC ST OBC के हितों के लिए चैनल काम करते हैं, जिसमें हमारा नेशनल इंडिया न्यूज भी है और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इनकी स्थिति विकल्प के रूप में तो यही है, और इन पर भी आप काफी नजर रखते रहे हैं। आजकल तो इनका पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ रही है, मोबाइल के जरिए काफी लोग इनको देख भी रहे हैं। क्या ये विकल्प रखने की स्थिति में अभी हैं? कितनी इनका जो हमारे छोटे चैनल भी हो रहे हैं या जो यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, ये विकल्प कितना पेश कर पा रहे हैं, कितना प्रभावित कर पा रहे हैं लोगों को? देखिए, जो प्रभावित करने वाली जहाँ तक बात है, तो प्रभावित तो करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी भी समस्या का जो निदान होता है, कोई एक दिन का काम नहीं होता है। जैसे बड़े मीडिया हाउसेज हैं, तो कोई अगर ये चाहे कि हम एक दिन में बड़ा मीडिया हाउस खोल लेंगे। जब बहुजन की सरकारें रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में लगभग 15 साल तक ये लोग रहे हैं, तो अगर वहाँ पे एक राजनीतिक सोच और राजनीतिक समझ डेवलप हो जाती और आने वाले 50 साल के आगे की रणनीति के बारे में अगर हम विचार कर पाते कि हम जिस समाज से हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, उनको किस परिस्थितियों से या किस चुनौतियों से आगे अब बढ़ना है, तो उसमें आपको नजर आ जाता कि भाई एक बहुत मीडिया का सेक्शन है। और हालांकि जुडिशरी भी इसी में आता है, मीडिया भी आता है। थोड़ा राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो हमारी भागीदारी है। ब्यूरोक्रेसी में भी इसलिए हो गई क्योंकि रिजर्वेशन थोड़ा बहुत उस समय लग पाया था, आज के 10-15 साल पहले से, तो उसका रिफ्लेक्शन आज दिखता है। लेकिन जो मीडिया और जुडिशियरी है, पूरी तरह से एक तरह से वैक्यूम सा क्रिएट है, जिसमें बहुजन का कोई नामो निशान नहीं है। और इसी का फायदा उठाते हैं ये लोग। अगर मान लीजिए हम राजनीति में ठीक होते भी हैं, सरकार में होते भी हैं, तो वहां पर भी ये जो इनके दो पिलर हैं, मीडिया और जुडिशियरी, उससे हम पे ग्रिप बना के रखते हैं। आप लोग भी अगर नौकरी किए होंगे, गवर्नमेंट जॉब में रहे होंगे, वहां पे आप देखिए कि हम फ्री हैंड वो काम नहीं कर पाते हैं जैसा कि ये लोग कर पाते हैं। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण होंगे, उत्तर प्रदेश में ही होंगे, कि इनको फ्री हैंड खेलने को मिलता है। और जब फ्री हैंड खेलते हैं तो इनके कम्युनिटी को फायदा होता है। जैसे RSS है, अभी मैं आपको उसका जो भूमि विकास बैंक का जो चुनाव हुआ है अभी पूरे उत्तर प्रदेश में, इसमें तकरीबन करीब 1500-1600 लोग ऐसे भारतीय जनता पार्टी के माइंड के लोग गए, जिसमें डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट उनको मिलेगा। अब वो जो 1500 लोग होंगे, वो 1500 लोग अपने फैमिली को तो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, और उनका जो अपना मिशन है कि नहीं हम अपने समाज के लिए भी आगे बढ़ेंगे, तो उनको फाइनेंशियली भी मजबूत किया इन लोगों ने, और पॉलिटिकली भी मजबूत किया, और उनको फ्री हैंड छोड़ भी दिया कि अब इसके बाद जो आपसे सरोकार होगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों का होगा, तो उनको भी मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे यहाँ क्या है कि जैसे अभी सर भी कह रहे थे, रोहिला सर भी कह रहे थे, कि जैसे जो ओबीसी समाज है, जो ओबीसी समाज में बाकी जातियां हैं, ये लोग तो चाहते हैं कि हम जातियों में बटे रहें। तो पहले तो हम अगर अपना माइंडसेट क्लियर कर लें कि हम हमेशा बहुजन की बात करें, अब उसमें हम ओबीसी और इसकी बात ना करें, सिर्फ बहुजन की बात करें। कोई यादव नहीं, कोई कुर्मी नहीं, कोई वर्मा नहीं, कोई कोयरी नहीं, कोई SC नहीं, हम खाली बहुजन की बात करें। और ये लोग अपने आप को जैसे एक रीढ़ विहीन जातियां जैसे होती है ना, मान लीजिए इसमें अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए, तो जो आपका समाजवादी पार्टी है,
समाजवादी पार्टी में एक बैकअप दिया लोगों को, तो शायद उसी बैकअप का नतीजा है कि वो लोग सही से खड़े हो पा रहे हैं। इन लोगों को उस तरह का बैकअप नहीं मिला जिस तरह से बैकअप मिलके ये लोग खड़े हो सकते थे। इसीलिए इतने लचर ये लोग लचर हैं, और लचर में इनको बार-बार लगता है कि चलो हमारा यहाँ भी वही हाल है, तो इस बार उनको देख लेते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी उनका वही हाल हो जाता है। तो इनके लिए एक कंक्रीट प्लान, कम से कम बहुजन के जो लोग हैं, बहुजन की जो पार्टियां हैं, एक कंक्रीट प्लान पे काम करना पड़ेगा। और वो कंक्रीट प्लान खाली रिप्रेजेंटेशन है। जितना रिप्रेजेंटेशन आप बढ़ाओगे, उसके बाद जब रिप्रेजेंटेशन इनका हो जाएगा पॉलिटिक्स में, तो धीरे-धीरे उनकी रीढ़ मजबूत होती जाएगी और कहीं भी वो खड़े होकर कह सकते हैं। इसी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बार-बार आती है। और कोई भी आदमी, कभी आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में 2000 रुपए अकाउंट में डाल के, किसानों के अकाउंट में डाल के, किसानों को ऐसा लगा कि अब 2000 रुपए पता नहीं क्या हमें मिल गया। उसके बाद सरकार लगातार 2000 रुपए में इनकी खाल खींच रही है, और उस खाल खींच के उसमें नमक डाल रही है, फिर दोबारा खाल खींच रही है। उसके बावजूद भी हमारे किसानों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो और ज्यादा मजबूर अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये परिस्थितियां काफी मतलब चिंतनीय हैं। जैसे आप जैसे लोग, हम जैसे लोग इस बात को थोड़ा सा समझें, जिस प्लेटफॉर्म पे मौका मिले हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और बार बार हम ओबीसी एससी को छोड़ के खाली खाली बहुजन की बात करें। और बहुजन इतना बड़ा है, जैसे मीडिया की जो टीआरपी है, अभी जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग ये कहते होंगे ना कि बहुजन के लोग ही तो चैनल देखते होंगे, नहीं तो टीआरपी कैसे बढ़ जाएगी। जब हमारी संख्या 85% है, अगर हम नहीं टीवी देखेंगे तो इनका टीआरपी नहीं बढ़ेगा। उनके पास उसका भी सब्स्टिट्यूट है। जैसे मैंने बताया कि पूरे देश में 50,000 मीटर ही लगे हैं। अब 133 करोड़ की आबादी है, कितने टेलीविजन लोग देखते होंगे, उसमें 50,000 ही आपके पास है। अब 50,000 से रेटिंग तय कर दे रहे हो, उस रेटिंग को फिर दोबारा बेच रहे हो, मतलब टीआरपी, मतलब टीआरपी को भी बेच रहे हैं, रेटिंग को बना के उसको बेच रहे हैं। अब इसमें अर्णव गोस्वामी कोई गलती नहीं है, ऐसे बंदर आते रहेंगे जिंदगी में, तो इनको रोकने की आवश्यकता नहीं। जब मान लो हम सत्ता में आए, सत्ता में जब हम आए तो बार को हमने क्यों नहीं मजबूत किया? जो काउंसिल उसकी मॉनिटरिंग करेगी, हमने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? हम जुडिशरी में अपने लोग क्यों नहीं भेज पाए? तो वो हमारा टोटल फेल्योर है। वो तो हमारे कंपटीटर हैं, वो उनका जो मेरिट है कि हमें बांटेंगे, जातियों में बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे, वो तो उनका काम है। हम उसके लिए क्या रोकने का प्लान अपना रख रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हम उसको रोकेंगे कैसे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी है, आपने देखा होगा कि जब 2014 का चुनाव था, 2014 के चुनाव से पहले एक विकास मॉडल बहुत बहुत मतलब पागलों की तरह से घूम रहा था, और उस विकास मॉडल के पीछे सारी पार्टियां लग गई, क्योंकि ये विकास मॉडल गुजरात का था। सबको लगता था कि विकास मॉडल ही हमें कुर्सी तक पहुंचाएगा। तो ये जैसे चेस का गेम होता है, तो कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि जो आप चाहते हो सामने वाला वही चाल चलता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो चाल थी, उस चाल में सारे लोग फंसते चले गए, जैसे विकास मॉडल हुआ। अब सबको ये नहीं पता था कि विकास मॉडल 19 में नहीं चलेगा। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसने विकास करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो प्लान बी था, अगर प्लान बी पे हम काम करते कि नहीं, विकास के अलावा राष्ट्र की बात भी करेंगे। जब आप राष्ट्र की बात आएगी, मुझे बताओ देश का कौन सा आदमी ऐसा है जो राष्ट्र के नाम पे खुश नहीं होता है? तो हम ओवरऑल जो अपना विजन रखें, भले ही कुछ भी करके करें, पर राष्ट्र को उसमें डालना पड़ेगा। राष्ट्र किसी कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि समाजवाद से बड़ा कोई राष्ट्रवाद नहीं है। लेकिन हम उसको उस तरह से अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं लोगों के बीच में, भाई वो लगातार राष्ट्र की बात करते हैं, तो हमारा तो जो समाजवाद है, हिंदुत्व से बड़ा समाजवाद होता है। जो हिंदुत्व है, समाजवाद का एक छोटा सेक्शन है, और समाजवाद बहुत ब्रॉडर सेक्शन है उसका। तो हमारे जो समाजवाद में भी तो राष्ट्रवाद है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे जब कभी मौका मिलता है, एक आध चैनल में मुझे पूछा गया था, तो मैंने बताया था कि जो भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास में भगवान श्री राम सबसे पहले समाजवादी व्यक्ति थे, और उन्होंने समाज के एक एक व्यक्ति को साथ लेके चलने का प्रयास किया था। छुआछूत को खत्म करने के लिए सेवरी का जूठा बेर खाया था। ये भगवान राम सबसे बड़े समाजवादी थे। तो हमें क्या है कि लोगों को माइंड को समझते हुए उनके हक की बात को उन्हीं के हिसाब से कहना पड़ेगा। जी जी मनीषा जी, जी बोलिए। जी मनीषा जी, इस समय अब मैं मौजूदा टीवी के जो परिदृश्य है उसी की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसी कोई संभावना लगती है अभी कि ये जो तथाकथित मनुवादी जो चैनल हैं, बड़े चैनल तथाकथित कहला रहे हैं, इनका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया जाए? क्या इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? इस समय इनको अगर जब बात एकदम खुल के स्पष्ट हो ही गई है कि ये हमारे हितैषी नहीं हैं बल्कि हमारे विरोधी हैं, और कई मामलों में तो सबसे बड़े विरोधी हैं ये, तो इनका अगर पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाए तो यही इनका एकमात्र उपाय है।
तो इसकी संभावना कितनी देख पा रही हैं अभी, या थोड़ा आगे चल के निकट भविष्य में? मुझे बहुत खुशी हुई है कि जब मैंने धर्मेंद्र कुमार जी की बात सुनी और मुझे जब वो कहते हैं कि मीडिया आतंकवाद शुरू है, ये जो परसेप्शन है ये बहुत कम लोगों में उपलब्ध है, बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं। और हम लोग मुझे याद है जब मैं बामसेफ में हमारा एक 3 साल पहले पूरा एक मीडिया के ऊपर 2017 के दिसंबर में, उसके बाद लगातार मीडिया के ऊपर हम लोग चर्चा कर रख रहे हैं, लेकिन वह इस पर मैंने बात करी थी और उसके वक्त मैंने मीडिया आतंकवाद ये शब्द उपयोग किया था और आज मुझे फिर से वो शब्द सुनाई पड़ता है। तो ये इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सिर्फ हमारे तुम्हारे या बुद्धिजीवी, किसी भी समाज को कौन लीड करता है? वहाँ के बुद्धिजीवी, वहाँ के नेता लोग, लीडरान लोग, पढ़े लिखे लोग। अगर उन लोगों के जहन में ये बात रचनी बसनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है, और यह होने के बाद वह अपने समाज तक इस चीज को ले जा सकते हैं। अपने समाज तक पहुंचने के लिए उनके लोगों का मन तो बदलना पड़ेगा, विचार तो बदलने पड़ेंगे। तो अगर हम इस चीज को अगर देखते हैं तो हमारा समाज आज किस मोड़ पे है, किस क्रॉस रोड पे खड़ा है? वो इस क्रॉस रोड पे खड़ा है कि उसको अर्नब का चीखना चिल्लाना समझ में आता है कि ये गलत बात कर रहा है। जब संघी मीडिया आकर पूरी तरह से लोग हमारे मुद्दे नहीं उठाता है, लोगों को भटकाता है, आरोपियों के पक्ष में आ जाता है, सुशांत कोरोना के समय में कंगना की बात करता है, उसके पहले में हमारे सारे लीडर लोग, लालू जी से लेकर तो मायावती से लेकर तो स्टालिन से लेकर तो पेरियार रामास्वामी और सभी लोगों को बदनाम करता है, उनकी इमेज बिगाड़ता है। तो इन लोगों को हमारा समाज पहचानने लगा है कि इनको अर्नब टाइप के चैनल वालों को, और भी कई है, कोई रीजनल है और खासकर दिल्ली में जो मौजूद है उनको। लेकिन वो क्रॉस रोड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो कौन सा क्रॉस रोड है? वह यह कि ये जो है, इन जो ओनरशिप जिनकी है, मीडिया हाउसेस जिनके हैं, और वो ओनरशिप जो तथाकथित सेक्युलर मीडिया है उनकी ओनरशिप के, और वो अपने आप को सेक्युलर मीडिया कहने वाले लोग भी बहुजन समाज की बात नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों की और अल्पसंख्यक लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोगों के ध्यान में आना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होता है कि वो अर्नब गोस्वामी टाइप के चैनल से हटते तो है, लेकिन आकर फिर वो सेक्युलर चैनल जो कि उनकी ओनरशिप है, कॉर्पोरेट मीडिया है, उनका एजेंडा है, बीजेपी के नियंत्रण में है, न्यूज 18 हो या भारत 24 हो, दुनिया भर के तमाम चैनल यहाँ से उठ के वहीं पे चले गए। ये माजरा होता है, इस माजरे को बंद करना पड़ेगा। मसलन के तौर पे सभी लोग कहते हैं जिस तरह से वहशी तरीके से अर्नब गोस्वामी, अभी क्योंकि टीआरपी की बात चल रही है, सारा ये माहौल यहाँ तक आ पहुंचा है, तो अर्नब का वो भड़कीलापन और वो सारा लोगों को अच्छा नहीं लगता है, और वो कहते हैं कि ये हमारी बात नहीं कर रहा, ये उनको समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे उन लोगों को ये पूछना है कि वह तो आपकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन वह चैनल्स जो लोगों के एंकर भी ब्राह्मण सवर्ण है, वह लोगों के मुद्दे भी ब्राह्मण सवर्ण के पक्ष में जाते हैं, और उनके एडिटर से वो भी वही है, और जिनको वो बुलाते हैं वह भी उसी समाज के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। तो अर्नब जैसे लोग आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपको बोलने नहीं देते। लोग कहते हैं कि वो बोलने नहीं देता है। आज कल को जाकर वो मनोज वाजपेयी और तमाम लोग, बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं अर्नब के खिलाफ कहो के उठे बैठे हैं। इवन कि शेखर गुप्ता जो प्रिंट के चलाने वाले हैं, वो एक तीसरी तरीके से अर्नब और दूसरे चैनल का मुआयना कर रहे हैं, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप देखो, तीसरा पक्ष भी, दोनों को झगड़ने वाले लोगों का को तीसरा ठीक करने वाला भी उसी वर्ग का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा क्या औचित्य, मतलब हमारी वजूद क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो यही बात है। तो इसके लिए यहाँ पर जिस चैनल में आपके एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाया जाता है, जिस चैनल में आपके चिंतकों को नहीं बुलाया जाता है, जिस इसमें आपका एंकर नहीं है, जिसका एंकर के सामने पूरा स्क्रिप्ट उसके ही एडिटर लिख के देते हैं, और वो चैनल ओनरशिप भी उन लोगों की है, तो वो चैनल हमारा कैसा हुआ? हमारे लोगों को ये बात कब समझ में आएगी कि वह लोग अपना मुद्दा नहीं उठा सकते, वो हमारे हो ही नहीं सकते हैं। जिस तरह से मैं मसलन के तौर पर बताऊं, मुझे लोग पूछते हैं कि आप अभी बिहार के इसमें और जहाँ पर कहीं पे भी चुनाव होते हैं तो आपका किसकी तरफ से वोट होगा?
तो अपने हम सब समाज के तौर पर अपना पैमाना बनाते हैं कि जो सोशल जस्टिस के पक्ष में होगा, जो समाजवाद के पक्ष में होगा, जिसका नियंत्रण पार्टी ब्राह्मण सवर्णों की पार्टी नहीं होगी, उन लोग अगर वो ब्राह्मण सवर्ण कैंडिडेट नहीं होगा तो उसको हम लोग वोट देंगे। हमारे कुछ पैमाने हम लोग बनाएंगे कि नहीं, हम बनाते हैं, बस वैसे ही होना चाहिए। और बैन लगाना, बहिष्कार लगाना, हम बोल तो लेंगे लेकिन लगना और वो लगने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ऐसा चीज नहीं है कि बहुजन समाज के लोगों ने बहिष्कार नहीं लगाए हुए हैं। पेरियार रामास्वामी ने लोगों को बताया बहिष्कार लगाने के लिए, जो चीजें उनको मनगढ़ंत कहानियों और गलत कुरीतियों में फंसाती है, तो उन लोगों ने उन शास्त्रों का और किताबों का बहिष्कार किया। डॉक्टर आम्बेडकर ने जिन चीजों का बहिष्कार करने के लिए बोला है, और यहाँ तक कि उन्होंने टैनिंग का, मतलब चमड़ा निकालने के पूरे व्यवसाय का बहिष्कार करने के लिए बोला है कि आपको भूखा रहना है तो रह जाना, लेकिन आपको पढ़ाई की तरफ जाना है, आपको बच्चे को भूखा, खुद भूखे रह जाओ लेकिन पढ़ाई की तरफ भेजो। तो बहिष्कार करना मुमकिन है और हमारे समाज ने बहिष्कार किया है, लेकिन समझना, वो समझाना होगा और समझना होगा समाज को कि वहां पर आपका विकल्प नहीं है। जहां पे आपको गाड़ा गया है, जमीन में गाड़ा जा रहा है, वहां पे आपका विकल्प नहीं है। हाथरस के मामले में अगर अर्नब जो आरोपी है, विरोधी और ठाकुरों के इसमें आता है, पक्ष में आते हैं वो लोग, तो ये जो हाथरस का मामला और तमाम मामले हैं, यह कोई अचानक हुए मामले नहीं है, लेकिन जाति विशेष और जातिवाद और सांप्रदायिकता इसके अंदर रची बसी हुई है। ये बात तो सेक्युलर चैनल, एनडीटीवी जैसे चैनल भी नहीं कर रहे हैं, मतलब जाति तक वो आने का मूल कारण तक आने ही नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ पर हमारी बात हो रही है, इस चीज को समझना होगा और फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमारे इसमें जाना पड़ेगा। और बैन बिल्कुल भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे लोग अगर वो ऐसी बात करते तो प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, उनके चैनल के सामने जाके वहां पर प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, वह भी कर सकते हैं। और जहां तक बहुजन मीडिया की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुजन मीडिया जो है अभी अपने इन्फेंसी स्टेज में है, लेकिन लोगों ने अगर समझा कि जहां मेरे ओनरशिप के लोग हैं, जहां मेरे लोगों को बुलाया जाता है, जहां मेरे पुरखों की बात होती है, जहां मेरे आइकन्स की बात होती है, जहां जयप्रकाश नारायण की बात होगी, जहां पर लोहियावाद की बात होगी, जहां पर डॉक्टर आम्बेडकर पेरियार की बात होगी और उनके विचारधारा की बात होगी, लोग करेंगे। और जाति विशेष और सांप्रदायिक की बात, ताकि हुंकार फेंकने की बात करेंगे, तो यह चीज हमको लोगों को देना पड़ेगा। अगर हम दे पाए तो निश्चित ही हमारे लोग बहुजन मीडिया की तरफ आएंगे। जी, ताजा घटनाक्रम के हिसाब से एक अब कार्यक्रम खत्म करने के पहले मैं इसका भी जिक्र कर दूं कि ये जो मीडिया जो SC ST और OBC को एकदम एक तरह से बहिष्कार किए हुए है या सिर्फ प्रतीकात्मक भागीदारी देता है, ये लोग मीडिया में SC ST OBC की भागीदारी ना होने के लिए चिंता भी जता लेते हैं। ये बड़े की बात है कि आप खुद ही अपने चैनलों में OBC को, SC ST को भागीदारी नहीं देते हैं और इस बात पर चिंता भी जताते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, इसके ऊपर भी जो तमाम पत्रकार आपस में भिड़े भी हैं। एक बड़े पत्रकार रहे हैं और बाद में जो आम आदमी पार्टी में चले गए थे, उसके बाद में जब उनको वहां पर सीट नहीं मिल पाई तो वापस वो अपने चले गए और उन्होंने अपना एक मीडिया संस्थान शुरू कर दिया है। उन्होंने इस बात पर उठाया कि मीडिया में दलित और SC ST OBC की भागीदारी क्यों नहीं है, तो लोगों ने स्वाभाविक रूप से कहा कि भाई आपने कितने लोगों को अपने समय भर्ती की। ये उनसे नहीं पूछा कि अभी भी आप वही काम कर रहे हैं, तो अभी आप ये बात पूछने की है क्या? आप तो इसके दोषी हैं इस बात के कि आपने जो समाज के जो 85% या उससे भी ज्यादा बड़ा तबका है, इसको भागीदारी से वंचित रखा है और अब भी लगातार रख रहे हैं। तो कुल मिला के समझने की बात यह है कि ये जो मीडिया है, एक तो जो खबरें दिखा रहा है, क्या वो हमारे खबरें काम की हैं कि नहीं। खबरें ये बता दिया गया कि भाई देश और दुनिया की खबरों से जागरूक रहना बहुत अच्छी बात है, तो इस चक्कर में दुनिया भर में तमाम ऐसी खबरें होती हैं जिनका आमतौर पर देखा जाए तो कोई लेना देना नहीं होता है। प्राथमिकता हमें उन खबरों को दी जाती है। खबरें तो वो बात कहीं मानी जाती है जिसका हमसे या हमारे आसपास से किसी तरह से उसका कनेक्शन हो। तो इनकी जब जो भी खबरें चल रही हैं, जो भी इनके मुद्दे चल रहे हैं, आम जनता को और हमारे लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या ये जो दिखा रहे हैं ये हमारे किसी काम का है भी।
और चलिए ये भी नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम ये तो देखें कि ये जो दिखा रहे हैं क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या हमारे लिए उल्टा नुकसानदायक है। अगर हमारे लिए नुकसानदायक है और लोगों को ये समझ में आ रहा है तो फिर ऐसे टीवी चैनलों का बहिष्कार करने की जरूरत है। इनके आपस के जो भी झगड़े हो रहे हैं इनको भी इग्नोर करने की जरूरत है। आपस में लड़ते रहें मरते रहें, हमें क्या। अब आप कहेंगे कि इसकी हमने चर्चा क्यों की, तो हमने ये बात समझाने के लिए इस बात की चर्चा की। बाकी जैसा कि रोहेला साहब ने सबसे पहले कहा था, मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ, उसी बात से कार्यक्रम का खात्मा करना चाहूंगा कि ये जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की फजीहत कर रहे हैं, ये इसमें बहुत शुभ संकेत है। इसी से इनकी क्रेडिबिलिटी और डाउन होगी, इसी से ये लगातार एक्सपोज होंगे और तभी फिर कोई विकल्प सामने आएगा। जो विकल्प सामने आए हैं और ज्यादा विकल्प के रूप में स्थापित होंगे। आप सभी ने इस चर्चा में भाग लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना